हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, पहले मैं बोलूँगी आज, क्योंकि यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को बोलने देती हूँ क्योंकि मैंने उनको एक अच्छा सा बड़ा सा मैसेज किया हुआ होता है। तो आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा नहीं, काफ़ी कम रहता है, तो उस चक्कर में मैंने सीधा यही बोला कि बात करते हैं सीधा। सो कांग्रेचुलेशंस, आपकी मेहनत का जो है फल आपको फाइनली मिल गया है। एंड थैंक यू सो मच मैम। वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। थैंक यू मैम। मैम सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा, अभी ये जो आपने ये लाइन बोला कि वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग, ये मैंने सब वीडियोस में देखा हुआ था। आज फर्स्ट टाइम लाइव आप बोल रहे हैं। अरे, सो वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। हेलो यस नमस्कार, यस शुभ्रांशु। मैम। एंड आप बताइए क्या स्ट्रेटजी रही। मैं बता दूं, शुभ्रांशु के जो है वो 212 नंबर आए हैं। सो 99.9 नहीं, 99.4 परसेंटाइल या थ्री थ्री फोर 99.39 शायद मैम। 39, हाँ, मतलब 3 99.93। समथिंग, क्योंकि मेरे पास और 4 और 7 का भी आया हुआ था। सो दैट्स व्हाई मैं कंफ्यूज हो गई। सो एनीवेज, परसेंटाइल मैटर नहीं करती, मैटर करते हैं 212 नंबर, 204 की कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, यस मैम। तो उसके लिए बधाई हो। और अब डायरेक्ट बच्चों को ऐसे हो रखा होगा कि मैम बोलने क्यों नहीं दे रहे इसको, कि स्ट्रैटेजी बता दो क्या किया था। तो यस मैम। बताइए जी, स्ट्रैटेजी और सारी चीजें। पहले आप अपने आप के बारे में बता दीजिए। यस मैम। मैम मेरा नाम शुभ्रांशु पाड़ी है। मैंने अभी हाल ही में 2020 से 24 में मैंने अपना इंटीग्रेटेड बीए बीएड कंप्लीट किया है रेवेन्सा यूनिवर्सिटी ओडिशा से। फिर मैम मैंने इधर आरआई भुवनेश्वर में ज्वाइन किया है एमएड के लिए। ओके। अभी मैं इधर एमएड परस्यू कर रहा हूँ मैम। हम्म। और बीएड के टाइम में भी मैं अपने बैच का मैम टॉपर था, यूनिवर्सिटी अरे गोल्ड वाह, मेडलिस्ट था। बढ़िया। तो अभी मैम जब मैंने एमएड में ज्वाइन किया उसके बाद ही मैंने शुरू किया नेट का प्रिपरेशन। हम्म। तो मैम मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी था। आपका जितना भी मैंने अपने सीनियर से पूछा जिन्होंने भी नेट जेआरएफ सब पहले से क्लियर किए थे, कि मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करूं जिससे मेरे एक ही अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर पाऊं। तो सबने मैम मेरे को बुक से ज़्यादा सजेशन किया कि हम लोगों ने इनकलकेट लर्निंग रवीना मैम के वीडियोस देख के ही हमने अपना नेट जेआरएफ क्लियर किया है। फिर मैं आपके चैनल में गया, जब यहाँ ज्वाइन किया। क्लास तो मैम हमारा 9 से 12:40 तक रहता है। फिर हमारा जो टाइम रहता है मैंने उसमें टाइम निकाल के मैम प्रिपेयर किया। मैंने आपके जो जितना 10 मैराथन वीडियोस थे, 10 यूनिट का पेपर 2 के लिए, उसको मैंने कंप्लीट किया मैम सबसे पहले। फिर मैं गया पेपर 1। पेपर 1 में भी आपका जितना मैराथन है सब मैंने पहले कंप्लीट किया। पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया। फिर नोट्स तो मैंने उतना नहीं बनाया, बाकी मैं मॉक टेस्ट के ऊपर ज़्यादा जोर देता था मैम। जहाँ भी जितना भी मॉक टेस्ट मेरे को मिलता था प्रैक्टिस करने के लिए। और एक चीज़ मेरे को हेल्प किया, आपका पेपर 1 में जो आपने 70 अराउंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं आपने। राइट, राइट। बहुत सारे मतलब पेपर 1 तो खाली एजुकेशन से नहीं, साइकोलॉजी हो चाहे हिस्ट्री हो कॉमर्स हो, सभी सब्जेक्ट जितना भी पेपर 1 है आपने बहुत रिगरसली सॉल्व किया। डेली डेली कोई ना कोई वीडियो, हाँ। एक मतलब एग्जाम जाने से पहले भी 1-2 दिन था आपके वीडियोस आता था पेपर 1 का, तो उसको भी मैंने देखा हुआ है। आप जैसे भी मतलब स्ट्रैटेजीज बोलते थे कि जैसे एग्जाम के टाइम में कॉन्सेप्ट तो एक बार आपने पढ़ लिया, पर उसको जो एग्जाम में आएगा डाइवर्स पर्सपेक्टिव से उस एक ही क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन एनटीए वाले बना सकते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, टैकल करेंगे। जैसे कि कोई पॉट का क्वेश्चन हो गया, सपोज एडी मॉडल का क्वेश्चन हो गया आगे, तो हम तो कॉन्सेप्ट तो पता है कि ये सीक्वेंस होगा ये होगा, पर एग्जाम में मॉक टेस्ट करते वक्त जितना एनटीए के वेबसाइट से भी मैंने बहुत सारा मॉक सॉल्व किया है। नियर अबाउट 100 के ऊपर मैंने मॉक सॉल्व किया है। अरे और वाह, कमाल। तो जो भी बुक्स था, रेफरेंस बुक जितना भी मैम, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है मैम। मैं और इस बार का पेपर थोड़ा मेरे को लेंदी लगा। प्रीवियस ईयर पेपर से मतलब जितना भी मैंने मॉक सॉल्व किया था वो पेपर सॉल्व करने के बाद मेरा टाइम बच जाता था। पर इसमें पूरा एंड कट टू कट टाइम में मेरा पेपर सॉल्व हुआ। मैम स्ट्रैटेजी बस इतना ही कि आपके वीडियोस मैंने मैराथन 10 जितना भी कवर किया हूँ, जितना भी मतलब बीएड का नॉलेज तो मतलब थोड़ा बहुत डेफिनेटली था, मैटर प्रैक्टिस करता पूरा है। बेस हाँ। पूरा क्लियर था। फिर नेट के लेवल में उस कॉन्सेप्ट को कैसे और तरीके से सोचा जा सकता है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव से देखने के बाद, जैसे नया-नया टॉपिक कुछ आया, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, वो एक्ट को कैसे याद रखना है, वो जैसे आपने वो ट्रिक बताया, वो भी क्वेश्चन जैसे फिगर का हो गया, मूड का हो गया पेपर 1 में, एमएस, एसएम, वो सब ट्रिक्स बहुत काम दिया मैम एग्जाम में। बस मैं इतना ही मैम, सोर्स मेरा इतना ही है स्ट्रैटेजी का, बाकी मैंने ओके, कुछ सिंपल शॉर्ट दूसरा क्रिस्प कुछ फॉलो नहीं follow नहीं सोर्सेज जो हैं। और एक और चीज, जैसे आपने बोला ना कि मॉक टेस्ट में टाइम बच जाता था,
वो यस मैंने मैम। भी देखे हैं एनटीए की, जैसे आपने बोला एनटीए की वेबसाइट से भी मॉक टेस्ट आपने किए, तो एनटीए के मॉक टेस्ट मैंने इनिशियली एक बार ओपन करके देखे थे, वो कंपैरेटिवली बहुत इजी हैं, यस क्योंकि मैम। वो इजी इजी हैं तो वो जल्दी जल्दी होके टाइम बच जाता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये भी होता है कि जब आप घर बैठ के मोबाइल में कर रहे होते हो ना, तो वो फ्री माइंड से कर रहे होते हो, सो वो वहाँ एक प्रेशर एग्जाम का प्रेशर। प्रेशर नहीं बिल्ड हो रहा होता। और जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं वो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है, सो एग्जैक्टली। इसलिए वो टाइम और वो लेंथी लगता है, क्योंकि वो जब हम घर बैठ के कोई भी ये वाला पीवाईक्यू आप अगले साल घर बैठ के ट्राई करोगे ना, तो आपको ये भी नॉर्मल लगेगा। सो चाहे यस मैम। कैसा भी पेपर आया हो, बच्चों को हमेशा ही लेंदी लगता है वो, क्योंकि उसमें काफी सारा पढ़ना पड़ता है और वो भी अंडर प्रेशर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन जी, इन्होंने सोर्सेज बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बता दिए, और मैक्सिमम जो पॉइंट है इनका भी, जो पहले भी टॉपर्स रहे हैं या जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, हाई हाई स्कोरर्स रहे हैं, तो उनका हमेशा यही होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो क्वेश्चन रिपीटेडली प्रैक्टिस के बिना मैराथन नहीं को अगर होंगी मैम हम चीजें। कवर करेंगे, एक ही बार अगर नोट्स बनाते हैं साइमल्टेनियसली तो नोट से हम रिकेप कर सकते हैं। अगर कोई सपोज नोट्स नहीं बनाया तो रिपीटेडली वो मैराथन लेक्चर्स और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और पेपर को अगर रिगरसली प्रैक्टिस किए तो मैम तो हो सक्सेस सी। जाएंगी चीजें, वर्कआउट कर जाएंगी। ठीक है, तो वो मेहनत तो डेफिनेटली आप लोगों को करनी पड़ेगी, बट अल्टीमेटली घूम फिर के स्टोरी जो है वो पीवाईक्यूज पे आती है, क्योंकि कई बार मतलब बीइंग अ स्टूडेंट भी अगर मैं भी फील करूं, या मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो होता है मन में एक कि कॉन्सेप्ट कर लो पहले, या जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करूंगी या करूंगा। सो वो एक बड़ा एस्पेक्ट आ जाता है, इसीलिए मैं कई बार लास्ट मिनट जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें भी बोलती हूँ कि और कुछ नहीं भी किया है तो जो पीवाईक्यूज हैं आपके सामने उनको एज एन इंफॉर्मेशन पढ़ जाओ, वो भी हेल्पफुल रहेगा, बट जरूरी है पीवाईक्यूज, जो कि इनकी स्ट्रेटेजी में ऐसा नहीं एक था। होता है कि मैम पीवाईक्यू सॉल्व करने से बच्चे पहले सोचा करते थे कि एनटीए में डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर वो डाल देते हैं, पर वो सब हम्म। आजकल नहीं होता। हाँ। सपोज एलिमिनेशन मेथड से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई एक क्वेश्चन आता है, उसमें 4 ऑप्शन रहता है, तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है, सो दैट वी कैन एलिमिनेट कि ये क्वेश्चन में तो ये डेफिनेटली नहीं होगा। तो राइट। पीवाईक्यू का ये एक एडवांटेज रहता है, तो हम उसको एलिमिनेट करके बाकी के ऑप्शन के ऊपर देख सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स का ये भी होता है कमेंट्स वगैरह में कि मैम पीवाईक्यूज से तो कुछ नहीं आया। सो वो कुछ नहीं आया का मतलब ये नहीं होता कि वो डिट्टो उठा के आपको पीवाईक्यूज दे हाँ। देंगे। पीवाईक्यूज आपके एक पैटर्न समझने में हेल्प करेंगे कि अच्छा बुद्धिज्म है तो किस तरीके के क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं, प्लस इस तरीके के तो बने ही हैं, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड में वो इन्फॉर्मेशन हेल्प कर दे। तो क्वेश्चंस एलिमिनेशन से ही सोल्व होंगे कि आप श्योर हो कि ये वाला तो नहीं आएगा, उसके नहीं। अलावा कोई और ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। और मैंने एक चीज नोटिस किया, हमेशा 4-5 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि मतलब कहाँ से आता है पता नहीं पता चलता। नहीं एग्जाम में होता। 4-5 साइकोलॉजिस्ट का नाम, बुक, ये सब पूछते हैं, वो कहाँ से पता नहीं, वो हमेशा 4-5 क्वेश्चन ऐसा राइट। रहता है तो कई बार जिसमें स्टूडेंट्स को कैसे। ये भी होता है कि जो बुक्स के नाम या राइटर का नाम या ऑथर हाँ, कुछ पूछ लिया, मैम इनकी तैयारी कहाँ से करें, वो तैयारी आपको करने की जरूरत नहीं है। वो 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूरे 300 में से 300 तो वैसे भी नहीं लेने हैं, और वो 4-5 किसी को नहीं आते होंगे, कई बार हम लोगों को भी नहीं पता होते, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं होते, वो रैंडमली कहीं से डाल रखे होते हैं। उसके yes, बाद आगे आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली उन क्वेश्चंस के अराउंड भी प्रिपेयर किया जा सकता है, बट जरूरी नहीं है कि एक बुक का क्वेश्चन आ गया, एक साइकोलॉजिस्ट का नाम पूछ लिया तो अब साइकोलॉजिस्ट के नाम रटने बैठ जाएं हम। सो yes, वो चीज नहीं होती है। कई बार ये होता है मैम इसकी वीडियो बना दो बुक्स वाले की, सो वो उसके लिए नहीं होता। 4-5 हमेशा ही नए मिलेंगे, और उन नहीं, 4-5 के बेसिस पे कई बार ऐसे डर जाते हैं बच्चे कि नहीं होएगा, और मतलब जो है पेपर बहुत टफ था, क्योंकि वो 4-5 दिमाग में रहते हैं, वो दिमाग में नहीं रहते जो आपको आते थे। yes, राइट। ma'am. तो आप सब लोग भी कभी एनालाइज करेंगे ना क्वेश्चन पेपर को, जितना मैंने एनालाइज किया है, आप भी बताइएगा क्या राय है इस पे, कि जब आप एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन पेपर का, तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो मेन टॉपिक्स हैं जो पीवाईक्यूज में आए हैं, जो इंपॉर्टेंट के तौर पे मैराथन्स में करवाए हुए हैं, रिवीजन मैराथन में हो रखे हैं, उन्हीं में से चीजें होंगी, या फिर Yes, उनसे सोल्व हो जाएंगी एलिमिनेशन मेथड से। yes, ma'am. सो वो लिमिटेड, इट्स लाइक एक बुक को आप 100 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, बजाय कि 10 बुक को आप एक एक बार पढ़ रहे हो। एग्जैक्टली यस, राइट। ये स्ट्रेटेजी बहुत काम करेगा। 5 रेफरेंस बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को रिपीटेडली पढ़ो, ताकि वो कॉन्सेप्ट को तुम डाइवर्स पर्सपेक्टिव से कैसे सोच सकते हो कि इससे क्या राइट। क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसको कितना घुमा के भी पूछे तो वो तो आप हो अटेम्प्ट जाए कर सकते उससे। हैं राइट क्वेश्चन। राइट, क्योंकि आजकल बिल्कुल डायरेक्ट भी बहुत कम आते हैं कई बार, और एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड होती हैं चीजें। हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि घुमा के देने लग गए हैं, कॉन्सेप्चुअल आने लग गए हैं, पता चले नेक्स्ट टाइम सीधा सीधा फैक्चुअल पेपर आ जाए।
राइट। पता सो नहीं मैम, वो हमेशा बिल्कुल नहीं ट्रेंड पता चेंज होते होता। रहते हैं। राइट, उसी को और फिर मैम मैंने एक गलती किया, अनएक्सपेक्टेड मैं बोलते शेयर हैं। करना चाहूंगा कि हम्म। एग्जाम में बच्चे उसको ध्यान में रखें। क्या क्या मैम, मैंने जब मैं स्टार्ट किया तो मैं आपको जैसे लाइव सेक्शन हुआ था एक, आप पहले आए थे एग्जाम से पहले डाउट क्लियर, हम्म। मैंने आपको कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम पहले पेपर 1 अटेम्प्ट करें कि 2 करें। सभी लोगों का कमेंट में वही था। तो आप हाँ। बोले कि ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप पेपर 1 से भी शुरू कर सकते हो, 2 से भी शुरू कर सकते हो, ऐसा कोई प्री माइंडसेट लेके मत जाओ। आप पेपर को वहां देखो कि वो पहले अगर 10-15 क्वेश्चन पेपर 1 से बन रहे हैं, तो वो आपको साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है कि हाँ, मेरा पेपर आज अच्छा जाने वाला है, मैं कर हम्म। लेता हूँ पहले पेपर 1। तो ये सब ध्यान में रख के मैंने साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ अटेम्प्ट किया। जो जो क्वेश्चंस नहीं आया, जिसको 100% आता था, मतलब ये होगा ही होगा आंसर, उसको मैंने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया। बाकी मैंने डीआई वाला सेक्शन में थोड़ा गलती कर दिया। डीआई वाला सेक्शन मैंने लास्ट में रख दिया, क्योंकि अगर उसको अटेम्प्ट करने जाता तो मेरा एजुकेशन का कुछ क्वेश्चन छूट जाता। हम्म। इसलिए मैंने डीआई को लास्ट में रखा। पर एजुकेशन का क्वेश्चन इस बार इतना लेंदी था मैम कि छोड़ क्वेश्चन दिया मतलब ही छूट के। स्टेटमेंट इतना सारा देता था उसमें। 1-2 सही है कि 1-2-3 सही है, एबीसीडी उसमें एबीसी ऐसा लगेगा दोनों सही है तो ये भी सही है। एक पॉट वाले क्वेश्चन में उसने एक ईयर पूछ दिया, वो ईयर मेरे को याद नहीं। और वो ऐसा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, जैसे टीचर एजुकेशन का वो चेयरमैन का नाम, उसमें डीपी चट्टोपाध्याय है, उसमें उसका सर नेम मतलब फ्रंट वाला नेम चेंज करके कुछ और एक दे दे के चट्टोपाध्याय पूछ दिए। मतलब जो जिसको चट्टोपाध्याय का पता होगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि राइट। उसका पहला क्या था। तो मतलब इतना माइन्यूटली चीजों को हमको नजर में रखना पड़ेगा, तभी जाके मैं मतलब वो दिन भर दिन क्वेश्चन को ट्रिकी करते जा रहे हैं। राइट। तो डीआई वाला सेक्शन में मेरा क्या हुआ मैम, लास्ट में 20 मिनट बचा था। एजुकेशन का भी 4-5 क्वेश्चन मैंने छूटा हुआ था मेरा। तो मैंने डीआई सॉल्व करने गया, 2 क्वेश्चन किया। तो मैंने क्वेश्चन क्या किया, मतलब हड़बड़ी में उस टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन कैसे करूँ, फिर उधर से 4-5 बचा है। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। तो फिर देखा मैंने वो क्वेश्चन, डीआई का एक क्वेश्चन था उसमें जैसे एक गेम का क्वेश्चन था, उसमें दिया था टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग चेस एंड कैरम। वो 2 गेम का था, चेस एंड कैरम का। हम्म। और भी बाकी कुछ गेम्स थे, याद नहीं वो गेम का नाम। तो मैं उस जल्दबाजी में मैंने पढ़ लिया कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स मतलब वो टोटल प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं। सबका तो जोड़ उसकी दिया। वजह से मैंने मतलब 5-6 जो सेक्शन था उसका डाटा निकल के मैंने सॉल्व कर दिया। फिर मैं देख रहा हूँ कि क्या हुआ ये। मैंने 2 क्वेश्चन, हाँ, फिर मैंने मैम चूज किया 2 ऑप्शन, मतलब उसमें से 2 क्वेश्चन आता था तो मैं कर दिया। एक एक क्वेश्चन आता था उसमें सी ऑप्शन मैंने चूज किया। बाकी मैं देख रहा हूँ कि और मेरे पास 7 मिनट अराउंड ऐसे बचा है, और मेरे पास 3-4 क्वेश्चन छूटा हुआ था एजुकेशन से, और डीआई का 3 क्वेश्चन बाकी था। तो मैं देखा कि अभी डीआई अगर करने जाऊं नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें नेट में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अल्टीमेटली वी नीड टू स्कोर मोर। तो स्कोर राइट। किससे अच्छा आएगा, अगर एजुकेशन का 3-4 क्वेश्चन करता हूँ, अगर उसमें एलिमिनेशन करके, क्योंकि उसमें से रॉन्ग होने का चांस कम है, क्योंकि ऑप्शन डीआई होगा में डी टाइम लगेगा। 13, 15, 18, 21, उसमें से चूज करना बहुत डिफिकल्ट है। वो कोई भी ऑप्शन ऐसे रैंडमली हम चूज नहीं कर सकते, वो टोटल लक के ऊपर डिपेंड है। राइट। तो मैंने एजुकेशन के पेपर 2 में गया, उसमें जितना क्वेश्चन था वो देखा कि क्या क्या हो सकता है, वो पहले मैंने चूज कर दिया। फिर लास्ट 2-3 मिनट था तो बाकी जो 3 डीआई का था मैंने तीनों सी लगा दिया, क्योंकि ए बी सी लगाऊंगा तो कम चांस है प्रोबेबिलिटी ठीक होने का। तो मैंने लगाया सी तीनों हो जाए, तो देखते हैं उसमें क्या होगा। तो तो 3 आपने क्वेश्चन सही, चेक किया उन तीनों में से कौन सा ठीक निकला, तीन या तीन बस सही। एक बार स्कोर देख लिया तो उसके 5, बाद सब भूल गए? हाँ वो नहीं, 5 डीआई में से 3 ठीक था, 2 गलत। ओके। तो हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट वाली चीज और ट्रिकी हो जाती हैं चीजें, तो वो वहीं जाके डिसाइड करना बेटर है। क्योंकि कई बार यस। प्री माइंड सेट के, मैंने उस टाइम भी बोला था कि पहले से माइंड सेट के साथ जाएंगे कि मेरे को पेपर 1 करना है, और पेपर 1 में नहीं आते हैं कुछ एक क्वेश्चन, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन दोनों पेपर में ऐसे मिलेंगे जो हाँ, रैंडमली कहीं से होंगे, और वो अगर स्टार्टिंग में ही टकर गए तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। सपोज उस हमारा लक में वो क्वेश्चन नंबर 1-2-3 में आ राइट। गया, कई तो बार ये 1 छोड़ो, 1 2 3 4 5 में भी नहीं आते, और ऐसे लगता है क्या मैं पढ़ के भी आया हूँ या नहीं पढ़ के आया, तो वो और गड़बड़ लगती है फिर। यस तो मैम। इसलिए आते होंगे आप लोगों को, मोटिवेशन लूज नहीं करना होता उस टाइम पे। सो यस बहुत अच्छा लगा शुभ्रांशु, और इनकी स्ट्रेटेजी भी बिल्कुल सिंपल स्वीट क्रिस्प सी स्ट्रेटेजी है। पीवाईक्यूज पे जहां से भी क्वेश्चंस मिले प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि आप रैंडमली कहीं से मॉक टेस्ट करते हो, और जबकि आपने पीवाईक्यूज किए ही नहीं है, तो पहले पीवाईक्यूज को रखो
कि पहले Yes, आप ma'am. पीवाईक्यूज कर रहे हो, वो भी बहुत बार आपने कर लिए हैं, इतने कि आपको बस आते हैं, अब तो आपको पीवाईक्यूज देखने की जरूरत नहीं है। तो पहले वो करो, जब कुछ ना बचे तब जाके मॉक टेस्ट पे जाओ। और मॉक टेस्ट में भी कई बार रॉन्ग आंसर्स होते हैं, तो आप जो ऑथेंटिक सोर्स के साथ चल रहे हो कि अच्छा आंसर ये होगा, तो वो आंसर अपना जो है वो उस पर डाउट क्रिएट नहीं करना है खुद की नॉलेज के ऊपर, अगर मॉक टेस्ट में गड़बड़ आंसर मिलते हैं तो कई बार। यस मैम। और मॉक टेस्ट जो देते हैं हमको देखना पड़ेगा कि वो ऑथेंटिक सोर्सेज से है कि नहीं, राइट क्योंकि बहुत बार मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन रहता है कि 15-20 क्वेश्चन लगातार वो फैक्चुअल वाले पूछते हैं जो कि एग्जाम पैटर्न में नहीं आता है राइट राइट। हर बार। और और मैम इसीलिए वो जो टाइम बच क्वेश्चन जाता है मॉक टेस्ट करते हुए। यस मैम तभी बच जाता है, ये मैंने हाँ, रियलाइज किया। तो मॉक और टेस्ट करके, हाँ बोलो। हमने जो क्वेश्चन वो मैम चैलेंज किया था, मैंने आपको पूछा था कि मैम ये क्वेश्चन क्या होगा, आपने जो मटेरियल भेजा था उसके बेसिस में चैलेंज किया था, वो क्वेश्चन सही था। ओके चलो सही है। कुछ हाँ क्वेश्चंस उस टाइम ड्रॉप हुए हैं, मैंने देखे टोटल 4 या 5 क्वेश्चन ड्रॉप में है ओवरऑल। सो वो भी वो शायद वही है कि वो सारे बराबर हो गए तो कट ऑफ डाउन आ गई या वट एवर इट इज, बट कट ऑफ ने इस बार एक्चुअल में सरप्राइज किया है कि 204 जो है वो कट ऑफ, वरना 218 के आसपास के हिसाब से चल रहे थे यस हम। पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट था लग रहा था मैम, पेपर 1 में भी ऐसा बहुत क्वेश्चन है कि नया नया कॉन्सेप्ट पूछते हैं ऐसा लगा हमको। हम्म। तो वही है, सबके लिए ही है, वो सारी चीजें बराबर है तो कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाएगी, ऐसा फिक्स तो है नहीं सीटेट वगैरह की तरह की 90 नंबर लेने ही हैं। सो वो यस कट ऑफ ऊपर नीचे अपने आप हो जाती है टफ और उसके बेसिस पे। सो थैंक यू शुभ्रांशु, बहुत अच्छा थैंक यू। लगा आपसे बात करके। एंड आप लोग भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस पे फोकस करो और टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि मॉक टेस्ट में टाइम बच जाता था, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, उस चक्कर में फिर वहां पे लगेगा अरे मैं कर ही दूंगा, बिल्कुल हो ही जाएंगी चीजें। सो वो नहीं करना है, अपने 3 घंटे का टाइमर लगा के पीवाईक्यूज करके देखने हैं, वो बहुत जरूरी हो जाता है। एग्जैक्टली। So congratulations again, ठीक है, थैंक यू। enjoy your success and thank you थैंक यू so सो much ये अपनी strategy और हमसे बात करने के लिए, and all the best for bright future. थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much.